देहरादून के मोथरोवाला में स्थित श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली और मेयर सुनील उनियाल गामा ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वनीकरण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं और इसी को देखते हुए वृक्षारोपण का महत्व बढ़ जाता है। सीएम ने कहा कि इसी वजह से पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर देश से अपील की है कि हर कोई अपनी मां के नाम पर पेड़ जरूर लगाए। कि हम प्रकृति के प्रति अपनी किस प्रकार की सोच रखते हैं और जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, इसमें हमेशा प्रकृति को मां के रूप में पूजने की एक परंपरा रही है कि हमेशा हम किसी न किसी रूप में प्रकृति का पूजन करते हैं और इसी परंपरा के अनुरूप ही हम हरेला पर्व मनाते हैं और इस पर्व पर सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जिसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने आप सबके सामने बात रखी कि किस प्रकार से आज धीरे धीरे प्रकृति का संरक्षण जरूरी है, वह हमारी धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए ये हरेला पर्व जैसे संकल्प लेने के पर्व हैं, जिस दिन हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रण करते हैं। मैं इस उपलक्ष्य में ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी का बहुत और आप सब लोगों का, पूरे आयोजक मंडल का, पूरे इस मंडल के लोगों का, हमारे मंडल अध्यक्ष पुंडीर जी समेत पूरी आयोजन करने वाली टीम को, विद्यालय के लोगों को, सबको धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस अवसर पर विनोद चमोली जी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से, समर्पण से लगातार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को आज आगे बढ़ाने का काम किया है। चमोली जी जब देहरादून के मेयर थे, उन्होंने तब भी अनेक काम किए और लगातार इस क्षेत्र से आप सब लोग उनको विधानसभा में निर्वाचित कर रहे हैं और उन्होंने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। धर्मपुर क्षेत्र के अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है और मैं देखता हूं अनेकों बार, चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, कोई ज्वलंत मुद्दा हो, विधानसभा में उठाना हो या मेरे पास आना हो या शासन में कहीं भी जाना हो, तो कतई वो संकोच नहीं करते, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को उनका जो नेतृत्व है उसका लाभ मिल रहा है, उसका चहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे वो क्षेत्र की सड़क हो, बिजली पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए वो लगातार काम करते हैं। चमोली जी जनता की हर समस्या में उनके बीच रहकर हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। आज का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, उसका कहीं न कहीं प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम सभी को सहभागी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो वृक्ष है, प्रकृति है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, किस प्रकार से हम सब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है, शायद पहले के वर्षों में उतनी नहीं पड़ी है, पिछले वर्ष से ज्यादा पड़ी है। अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो एक दिन जीवन दूभर हो जाएगा। इसके लिए ना हमें वृक्षारोपण के माध्यम से ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हमें जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में भी बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब प्रकृति में असंतुलन होता है तो प्रकृति संतुलन करने के लिए
आगे बढ़ती है और उसके परिणाम हम सब लोगों ने देखे हैं। पिछले अगर हम 1 दशक की बात करें तो पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आज के समय में हम सबके लिए जरूरी है। आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, उनके जीवन के लिए भी आने वाले समय में यह अति आवश्यक काम है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज केदारनाथ में आपदा आई है तो देहरादून में उसका असर नहीं पड़ेगा, या धारचूला क्षेत्र में आपदा आई है तो उसका असर यहां नहीं पड़ने वाला है। कहीं भी आपदा आएगी, निश्चित रूप से पूरा भूमंडल उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। ऐसे समय में वृक्षारोपण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण के दिवस से कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मैं आज आप सब लोगों से भी ये वचन जरूर लेना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेड़ अपनी मां के नाम का लगाना है। लगाएंगे ना सब लोग? उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा। वहीं विपक्ष की सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि यह एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही कराना होगा। उन्होंने कहा, अगर मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस 500 से ज्यादा सवालों को सत्र में रखेगी, जिनमें प्रदेश में आ रही प्राकृतिक आपदाएं मुख्य हैं। देखिए, ये बाध्यता है सरकार की कि सदन 6 माह में आहूत हो, और एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी भर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं, लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न, और बड़े सवाल भी हैं। आपदा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा, और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े। चलिए सीधे इस वक्त आपको नैनीताल लेकर चलते हैं, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल छात्र महासंघ द्वारा आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। अभी आप सब लोग जिनको इस सर्वोदय 2024 के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे, हमारे रामनगर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार जी, प्रांत सह कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड हो जाते श्री बलराम प्रसाद जी, कुल सचिव कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल श्री अतुल जोशी जी, प्राचार्य राप्ती स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर डॉक्टर MC पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, श्री मदन जोशी जी, अध्यक्ष छात्र महासंघ कुमाऊं विश्वविद्यालय श्री पीयूष जोशी जी, भावना भट्ट जी, पूर्व नगर अध्यक्ष श्री रेखा रावत जी, ब्लॉक प्रमुख रामनगर भाई संजय डोरवी जी, गणेश रावत जी, राकेश नैनवाल जी, तारादत्त पांडे जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अभिभावकगण, और आज जिनके निमित्त ये छात्र महासंघ का ये शानदार कार्यक्रम
ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज मां विद्या की इस पवित्र भूमि पर आप सबका उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। जिनका मैं नाम ले पाया और जिनका नहीं ले पाया, ऐसे में सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। क्यों नरेंद्र जी? तो मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत औपचारिक हो जाएगा। यहाँ भी हमारी सभी बहनें बैठी हुई हैं, सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव बैठे हैं, उधर भी एक मंच हमारा इस तरफ भी लगाया। भगीरथ भाई, अब मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा सबका। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं और पूरे महासंघ की टीम का, विद्यार्थी परिषद के भाई पीयूष जोशी जी का और आदरणीय विधायक जी के साथ इनकी पूरी टीम मेरे पास आई थी और इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को, छात्र महासंघ की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य आप सब लोगों के कारण से मिला है और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भाइयों बहनों, आप सभी को देखकर मैं सच बताऊं तो मुझे भी अपने छात्र जीवन की याद आ रही है। मेरे को वो दिन स्मरण में आ रहे हैं जब मैं भी आपकी तरह एक छात्र था और उस समय किस प्रकार की कल्पनाएं मन में होती हैं, किस प्रकार जीवन के सपने होते हैं। वो सुनहरे दिन मैं कहूंगा, और वो सुनहरे दिन मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग अपनी बातों में व्यस्त होंगे, लेकिन एक बात मेरी जरूर सुनना। वो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि मुझे अपने सुनहरे दिन मुझे याद आ रहे हैं। वो सुनहरे दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सुनहरे दिन जिन दिनों में हम सब लोग छात्र और छात्रा के रूप में महाविद्यालय में, पीजी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ये दिन हमारे जीवन में कभी फिर दोबारा लौट कर नहीं आते हैं, क्योंकि एक समय है, ये बीत जाता है और बीत जाने के बाद जिसको हम बहुमूल्य और अमूल्य समय कहते हैं। जैसे अगर मैं आज कहूं तो आज का ये 3 अगस्त 3 है ना, मैं कई बार तारीख भी जो है स्मरण में नहीं रख पाता। मैं सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं लगता कि किस दिन शनिवार है, किस दिन रविवार है और किस दिन जो है सोमवार आ गया, क्योंकि लगातार वही दिन, जैसे मैं किसी दिन अपने अधिकारी गणों को या किसी को फोन करता हूं और मैं साथ में ये पूछ लेता हूं कि अच्छा अभी तो आप ऑफिस में होंगे, तब वो उधर से कहते हैं कि नहीं आज तो संडे है या आज तो सैटरडे है। तब मुझे पता लगता है कि संडे सैटरडे है, क्योंकि हमने अपने कैलेंडर में 7 दिन एक समान बनाए हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कालखंड है, ये पढ़ने का, ये अध्ययन करने का, ये कालखंड हम सबके जीवन में विद्यार्थीपन वापस नहीं आता है। इसलिए मैंने आपसे बात करी, मुझे बताया गया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का छात्र संघ महासंघ 19 विद्यालयों के छात्र संघ से मिलकर बना हुआ एक संगठन है और इस संगठन शक्ति का एहसास मुझे आज आप सभी की जो ऊर्जा है, यहां पर जितनी भी संख्या है, जब से मैं यहां सब पर पहुंचा हूं तब से आप सबको देखकर, आप सबकी ऊर्जा को, आप सबके उत्साह को देखकर ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में संगठन में कितनी बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, कुमाऊं विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के लिए बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। मैं
इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा और समर्पण से ये कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर विद्यार्थी परिषद की टीम ने अपना परचम लहराया है और छात्रों के अंदर एक विश्वास जगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप हमारे देश का भविष्य हैं। मैं अपने इन युवा कर्णधार भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपके कंधों पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। आप किस दिशा में काम करने वाले हैं, आप किस प्रकार देश निर्माण में अपना योगदान देने वाले हैं। आप छात्र संघ कार्यकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक छात्र एवं छात्रा के रूप में, देश की युवा पीढ़ी के रूप में भी और अमृतकाल की एक युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी आप सब करते हैं। यह अमृतकाल है जो विकसित भारत का संकल्प लेकर आज देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आने वाली अमृत पीढ़ी 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएगी। दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम अगर किसी के कंधों पर है तो आप सबके कंधों पर है, हमारे नौजवानों के कंधों पर है। साथियों, छात्र राजनीति का यह दौर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का और यह हमें नेतृत्व और जो संगठनात्मक जो क्षमताएं हैं उससे भी हमको अवगत कराने का काम करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर हम सभी अपने विचार प्रकट करने और नेतृत्व कौशल के गुर सीखते हैं और समाज में जो सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका का भी ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं। ठीक प्रकार से हम भी उस सब में सम्मिलित होते हैं जिसको समाज की जरूरत होती है, समाज जिसके लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। और अब जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के विचारों से परिचित होते हैं तो हमें न केवल चरित्र निर्माण, नैतिकता की सीख मिलती है बल्कि समाज जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, निकट भविष्य में हमको किन किन परीक्षाओं में अपने को उत्तीर्ण करना है या उन परीक्षाओं से गुजरना है, उन जिम्मेदारियों का बोध भी हमको इस प्रकार के संगठनों में काम करने से मिलता है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। विश्व में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बराबर इतनी बड़ी फौज हो। मैं कहूं कि दुनिया का एकमात्र संगठन है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच दोनों के मिलकर, दोनों के समन्वय से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। मेरे युवा साथियों, हमें इस शक्ति को नए भारत के निर्माण में लगाना है। नए भारत के निर्माण में हमें अपना योगदान देना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, आज जहां एक ओर युवा भारत के हर क्षेत्र में आज आगे आ रहा है, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भी भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है। आज का भारत अपने सभी युवा साथियों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का काम कर रही है। युवाओं के लिए जहां स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना ने उन्हें नए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में स्थापित और प्रोत्साहित करने का काम किया है। बहुत सारे नौजवान युवा जिनके अंदर कौशल था, जिनके अंदर प्रतिभा थी, योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर उनको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में
इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज स्किल इंडिया योजना से युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ उत्तराखंड की सरकार भी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार अधिकाधिक मिले, इस ऐसी प्रतिबद्धता के साथ आज आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो या स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, रोजगार के नए अवसर और तकनीकी शिक्षा पर आज विशेष रूप से ध्यान देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे और मैं सच बताऊं तो पिछले 2 सालों में हमने लगभग 16,000 नियुक्तियां